देश में पिछले 5 वर्षों में कोयले का उत्पादन 22% बढ़ा। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर की सराहना, कहा भारत की समग्र आर्थिक प्रगति के लिए बहुत अच्छी खबर। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की अध्यक्षता में बिहार आई बैंक ट्रस्ट की हुई बैठक। राज्यपाल ने की ट्रस्ट के कार्यों की समीक्षा, कहा इसे और प्रभावी बनाने के लिए समर्पित होकर करे काम। जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने आज दोबारा रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को पूछताछ के लिए बुलाया। बैंक अकाउंट्स और संपत्ति का डिटेल्स लेकर आने को कहा। और नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 15 लाख रुपए इनामी इंदल गंजू आज पुलिस के समक्ष करेगा सरेंडर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजूषा भारद्वाज और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर है। यात्रा के दौरान वह रायगंजपुर, पहाड़पुर और बारीपदा का दौरा करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति ब्रह्मकुमारी सेंटर हाटबद्रा जाएंगी, जहां वे ब्रह्मकुमारी सेंटर के व्यसन मुक्त ओडिशा अभियान की शुरुआत करेंगी। राष्ट्रपति आज शाम रायरंगपुर स्टेडियम में रायरंगपुर नगर पालिका द्वारा उनके सम्मान में आयोजित किए जाने वाले नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति 5 मई को पंडित रघुनाथ मुर्मू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। बाद में वे सिमलीपाल अभयारण्य का दौरा करेंगी। वहीं 6 मई को राष्ट्रपति बारीपदा में महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित होंगी। देश में पिछले 5 वर्षों के दौरान कोयला उत्पादन में 22% की बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयला मंत्रालय के एक ट्वीट के जवाब में कहा है कि यह क्षेत्र के लिए और भारत के समग्र आर्थिक प्रगति के लिए बहुत अच्छी खबर है। 8,930 लाख टन से अधिक हो गया है। कोयले के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कोयला उत्पादन को बढ़ाना मंत्रालय की प्राथमिकता है। मंत्रालय ने कहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड का उत्पादन पिछले 5 वर्षों में करीब 16% बढ़ा है। सभी क्षेत्रों की मांग को पूरा करने और ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने के लिए कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भरता के वास्ते कई उपाय शुरू किए गए हैं। कोयला उत्पादन के साथ साथ टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए भी मंत्रालय लगातार काम कर रही है। और प्रधानमंत्री ने पिछले 5 सालों में कोयला उत्पादन में वृद्धि की सराहना की है। उन्होंने कोयला मंत्रालय के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये इस क्षेत्र के लिए और भारत की समग्र आर्थिक प्रगति के लिए भी बहुत अच्छी खबर है। लोकसभा में वन संरक्षण संशोधन 2023 को संसद की संयुक्त समिति को जांच और प्रतिवेदन के लिए भेजा गया है। प्रस्तावित विधेयक के व्यापक निहितार्थों को ध्यान में रखते हुए सांसद राजेंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में समिति ने आम जनता और विशेषज्ञों से उनके विचारों को आमंत्रित करने का फैसला किया है। समिति को सुझाव 15 दिनों के भीतर संयुक्त सचिव, लोकसभा सचिवालय, कमरा नंबर 440, संसदीय सौध, नई दिल्ली 110001 पर भेजा जा सकता है। समिति को दिए गए सुझाव समिति के रिकॉर्ड का भाग होंगे और उन्हें गोपनीय माना जाएगा और ये समिति के विशेषाधिकार के अधीन होंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की अध्यक्षता में कल राजभवन में बिहार आई बैंक ट्रस्ट की बैठक हुई। ट्रस्ट के कार्यों की समीक्षा करते हुए राज्यपाल ने इसे और प्रभावी बनाने की दिशा में समर्पित होकर कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट आम जनमानस के हित में प्रतिबद्धता से कार्य करे ताकि यह आई बैंक अपने कार्यों से गरीबों के लिए वरदान सिद्ध हो। राज्यपाल ने कहा कि इस आई बैंक के प्रति लोगों का विश्वास बना रहे, इसके लिए सभी ट्रस्टी समर्पित रहें। उषा मार्टिन विश्वविद्यालय में आज पहला दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा है। मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन शामिल हो रहे हैं। राज्यपाल दीक्षांत समारोह में सफल विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और डिग्री प्रदान करेंगे। विश्वविद्यालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार स्नातकोत्तर और स्नातक पाठ्यक्रम के 18 गोल्ड मेडल समेत 577 विद्यार्थियों को आज डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। विश्वविद्यालय सुपर 30 के संस्थापक पद्मश्री आनंद कुमार और संस्थापक
पूर्वक सदस्य रह चुके BK झावर को मानद की उपाधि प्रदान करेगा। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 3,962 नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि इस अवधि में 7,873 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 36,244 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 30 नए मरीजों की पहचान की गई है, जबकि 165 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार नए मरीजों में पूर्वी सिंहभूम से 12, गिरिडीह से 9, लोहरदगा से 3 और रांची से 6 मरीज मिले हैं। राज्य के 20 जिलों में कोरोना के एक भी नए मरीज नहीं मिले हैं। सिर्फ 4 जिले में कोरोना के मरीज एक्टिव है। राज्य में सबसे ज्यादा पूर्वी सिंहभूम में 185 मरीज एक्टिव हैं। जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने आज दोबारा रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को पूछताछ के लिए रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय बुलाया है। ईडी ने उन्हें बैंक अकाउंट्स और संपत्ति का डिटेल्स लेकर आने को कहा है। इससे पहले ईडी ने छवि रंजन से करीब 10 घंटे पूछताछ की थी। गौरतलब है कि ईडी ने 13 अप्रैल को छवि रंजन सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी। तब बड़गांई के उप राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप के सिमडेगा स्थित आवास से बड़ी संख्या में फर्जी डीड, स्टाम्प और जमीन के दस्तावेज मिले थे। इसकी जांच में भारी फर्जीवाड़ा मिला। छापेमारी के बाद 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उनसे 12 दिनों तक पूछताछ की गई थी। मोदी सरनेम के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें खत्म होती नजर नहीं आ रही है। रांची के MP MLA कोर्ट ने राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उनके वकील ने अदालत से गुजारिश की थी कि उनके मुकव्विल को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी जाए। इस मामले में रांची कोर्ट में प्रदीप मोदी ने पिछले महीने मामला दर्ज कराया था। मोदी सरनेम से जुड़े एक अन्य मामले में गुजरात की एक अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा भी सुनाई है। कोल इंडिया के नए चेयरमैन अब PM प्रसाद होंगे। PM प्रसाद वर्तमान में CCL के CMD है। अब वे कोल इंडिया के चेयरमैन का पद संभालेंगे। इस पद के लिए लोक उद्यम चयन बोर्ड ने 3 मई को साक्षात्कार के बाद उनके नाम की अनुशंसा कर दी। साक्षात्कार के लिए 7 अधिकारियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। कोल इंडिया के वर्तमान चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। इसके बाद PM प्रसाद 1 जुलाई को चेयरमैन का पदभार ग्रहण करेंगे। सरायकेला खरसावां जिले के छोटा गम्हरिया में टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स द्वारा CSR के तहत निर्मित आधुनिक बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन का उद्घाटन मंत्री चंपई सोरेन ने किया। इस दौरान श्री सोरेन ने कहा कि टाटा कमांड एरिया की तर्ज पर गम्हरिया और आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी विकास की गति प्रदान की जाएगी। समाज का कामकाज में बस्ती का जो प्रधान होता है उसको यहाँ बैठकर प्रयास करेंगे गांव की आगे बढ़ाने का, समाज में कुव्यवस्था को मिटाने का, अच्छा आचरण हम मानव जीवन में रहे और यहाँ का शिक्षा से लेके बेरोजगार की बात से लेके सारा चीज यहाँ पर हालत। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 15 लाख के इनामी रीजनल कमेटी सदस्य इंदल गंजू आज रांची में IG अभियान के समक्ष सरेंडर करेगा। इस पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में 100 से अधिक मामले दर्ज हैं। राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश से मौसम लगातार खुशनुमा बना हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान चाईबासा में 26.4 मिलीमीटर बारिश हुई, जो राज्य में सर्वाधिक वर्षापात रहा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों के अनुसार आज के बाद हालात कुछ बदलेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार कल से आकाश आमतौर पर साफ रहेगा और मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं।
इस वर्ष का पहला चक्रवाती तूफान मोचा के इस सप्ताह बंगाल की दक्षिण पूर्वी खाड़ी के ऊपर बनने की संभावना है, क्योंकि इस क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो रहा है। आईएमडी के अनुसार 6 मई के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना है, जो 11 मई तक एक्टिव रह सकता है। हालांकि अभी साइक्लोन बनने की पुष्टि नहीं हुई है। मौसम विभाग ने अभी तक चक्रवात मोचा की गति के बारे में भी कोई भविष्यवाणी नहीं की, लेकिन पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों पर इसके प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। चक्रवात मोचा के कारण मौसम विभाग ने मछुआरों, छोटे जहाजों, नावों और ट्रॉलर्स को रविवार 7 मई से दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्र में नहीं जाने की सलाह दी। चक्रवात मोचा के संभावित खतरों के मद्देनजर ओडिशा के मुख्यमंत्री ने तैयारियों की समीक्षा की है। उच्च स्तरीय बैठक में सरकार ने प्रशासन को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने रामगढ़ की विधायक सुनीता चौधरी को पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति का सदस्य बनाया है। इससे संबंधित अधिसूचना झारखंड विधानसभा सचिवालय ने जारी कर दी है। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र में अंधविश्वास में दंपति की हत्या में शामिल 13 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों में धीरज मुंडा, बुतरू पाहन, संतोष गंजू, परदेसी मुंडा, सिंधु मुंडा, अमृत गंजू, सुरेंद्र गंजू, विनोद सिंह, भोला मुंडा, रामचंद्र मुंडा, मुनवा मुंडा, रामधन मुंडा और परमेश्वर मुंडा शामिल हैं। जामताड़ा जिले के नगर थाना क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालय के पास एक ट्रक ने स्कूटी में टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में स्कूटी सवार पिता पुत्र सहित एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया, जिसे जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद हटा लिया गया। रांची जिले के बुढ़मू थाना क्षेत्र में बालू लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनवा थाना क्षेत्र अंतर्गत लोंजो पंचायत के पाताहातू गांव में जमीन विवाद में सगे चाचा और बड़े भाई की डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या के आरोपी बुधराम को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रांची जिले के सिकित्री थाना क्षेत्र स्थित कुच्चू गांव में पिछले दिनों एक नाबालिग के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी सिकित्री थाना क्षेत्र के कुच्चू गांव के रहने वाले हैं। हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ गोमिया मार्ग स्थित करबला चौक के पास हुई सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग भेज दिया गया। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के सेमरा वन पहाड़ी के पास एक स्कूल वैन में आग लग गई। इससे वैन पूरी तरह जल गई। घटना के वक्त वैन में 10 बच्चे थे। आग लगने से पहले इंजन से धुआं निकलता देख चालक ने बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इससे बड़ी दुर्घटना टल गई। दुमका स्थित तीर्थ नगरी बासुकीनाथ में श्रावणी मेले के आयोजन को लेकर मंदिर के प्रशासनिक भवन में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम कौशल कुमार ने की। बैठक में मेला क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने, पार्किंग के लिए जगह चिन्हित करने और बैरिकेडिंग स्थल का चयन कर नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया। युद्धग्रस्त देश सूडान से भारतीयों की सुरक्षित निकासी और वतन वापसी के लिए ऑपरेशन कावेरी लगातार जारी है। 16 लोगों का एक समूह जेद्दा से लखनऊ के लिए रवाना हो चुका है। वहीं 135 भारतीयों का 22वां जत्था पोर्ट सूडान से जेद्दा के लिए रवाना हो गया है। इसके साथ ही 14 भारतीयों का एक जत्था जेद्दा से मुंबई के लिए रवाना हो चुका है। हिंसाग्रस्त सूडान से अब तक 3100 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरिया में आयोजित गवर्नर सेमिनार में हिस्सा लिया। ये 4
आई पर ध्यान देने के लिए जोर दिया है। सीतारमण ने 4 आई को इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट और इंक्लूसिविटी के रूप में वर्णित किया। वित्त मंत्री ने 4 आई के महत्व को समझाते हुए कहा कि रोजगार पैदा करने की क्षमता रखने वाले ढांचागत विकास को बढ़ाने के लिए निवेश जरूरी है। उन्होंने कहा कि श्रम गहन उद्योगों और कौशल विकास पर भी ध्यान देने की जरूरत। वित्त मंत्री ने कहा कि निवेश और नवनिवेश बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र को शामिल करने की जरूरत। निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था ने पिछले कुछ समय में संकट का सामना किया। उन्होंने कहा कि देशों ने भारी कर्ज लेकर समाज के कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए प्रयास किए। और अब देखते हैं व्यापार जगत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। गो फर्स्ट के बैंकरप्ट मामले में आज एनसीएलटी सुनवाई करेगा। तेल कंपनियों का बकाया नहीं चुका पाने के साथ ही गो फर्स्ट एयरलाइन पर कई बैंकों का 6,521 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। कंपनी ने 2 मई को दिवालिया समाधान प्रक्रिया के लिए एनसीएलटी को आवेदन किया था। इस बीच गो फर्स्ट के सीईओ कौशिक खोड़ा ने एम्प्लॉयज को कहा है कि दिवालिया प्रोसेस में जाने का मकसद कंपनी को बचाना है। इंडियन विस्तारा एयरलाइंस के साथ इंटरलाइन पार्टनरशिप की है। बता दें कि इंटरलाइन पार्टनरशिप के तहत एक एयरलाइन दूसरी एयरलाइन की सेवाओं की बिक्री कर सकती है। दोनों एयरलाइंस के ग्राहक आसानी से एक एयरलाइन से दूसरी एयरलाइन में ट्रांसफर ले पाएंगे। विश्व आर्थिक मंच के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था इस साल मंदी की चपेट में आ सकती है। हालांकि दुनिया भर में आपूर्ति व्यवस्था में हो रहे बदलाव से भारत और उसके जैसी अर्थव्यवस्था वाले देशों को लाभ पहुंचेगा। अप्रैल 2023 में भारतीय करेंसी रुपया दुनिया में दूसरी सबसे तेजी से उभरती हुई मुद्रा बनी। अप्रैल में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 0.41% मजबूत हुआ। वहीं पहले स्थान पर इंडोनेशियाई करेंसी रुपया रही। खेल जगत की खबरों पर डालते हैं एक नजर। बुधवार को चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.2 ओवर में 7 विकेट खोकर 125 रन बना लिए थे, जब बारिश के कारण मैच रोकना पड़ा। इसके बाद मैच दोबारा शुरू नहीं हो सका और दोनों टीमों को अंक बांटने पड़े। आईपीएल के दिन के दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया है। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मोहाली के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया। मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पंजाब ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 214 रन बनाए। मुंबई ने 18.5 ओवर में 4 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया। मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को उसके होम ग्राउंड पर हराकर टूर्नामेंट में 5वीं जीत हासिल की। इंडियन प्रीमियर लीग में आज होने वाले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच टक्कर होगी। केकेआर इस सीजन में अपना 10वां मैच खेलने मैदान पर उतरेगी। अब तक खेले गए अपने 9 मैचों में केकेआर की टीम ने सिर्फ 3 मैचों में जीत हासिल की, जबकि उसे 6 मुकाबलों में हार मिली है। इसी कारण वह पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर काबिज है। वहीं सनराइजर्स की टीम का इस सीजन में 9वां मैच होगा। एडन मार्करम की कप्तानी में सनराइजर्स की हालत काफी खराब है। सनराइजर्स ने भी 16वें सीजन में सिर्फ 3 मैच में जीत हासिल की है। ऐसे में दोनों ही टीमों के लिए मुकाबला काफी महत्वपूर्ण है। युवा भारतीय मुक्केबाज निशांत देव ने बुधवार को पावर पैक्ड प्रदर्शन के बाद एक शानदार जीत दर्ज करते हुए उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में जारी IBF मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। निशांत ने अजरबैजान के सरखान अलीयेव को 5-0 से मात दी। निशांत अब अगले दौर में दक्षिण कोरिया के ली संगमिन से भिड़ेंगे। वहीं 6 बार की एशियाई पदक विजेता शिव थापा सहित 4 भारतीय मुक्केबाज आज एक्शन में दिखेंगे। गौरतलब है कि इस वैश्विक टूर्नामेंट में 107 देशों के 538 मुक्केबाज हिस्सा ले रहे हैं। इनमें कई ओलंपिक पदक विजेता भी शामिल है। एर्लिंग हालांड ने एक सीजन में गोल करने का प्रीमियर लीग रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौजूदा आईपीएल सत्र में हालांड के नाम अब 35 गोल हो गए हैं। उन्होंने एंडी कोल और एलन शेरर के 34 गोल की बाधा को पार किया। हालांड ने यह कारनामा देर रात वेस्ट हैम के खिलाफ खेले गए मुकाबले में किया। इस मैच में मैनचेस्टर सिटी ने वेस्ट हैम को 3-0 से हराकर तालिका में शीर्ष पर वापसी कर ली है।
ईपीएल के एक अन्य मुकाबले में लिवरपूल ने फुलहम को 1-0 से हराकर टॉप 4 में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है। मैच का एकमात्र गोल मोहम्मद सालाह ने किया। 39वें मिनट में यह गोल पेनाल्टी के जरिए आया। सालाह का लगातार यह 8वां घरेलू मैच में गोल रहा। गौरतलब है कि इनफॉर्म लिवरपूल, जिसके केवल 4 मैच बचे हैं, चौथे स्थान पर मौजूद मैनचेस्टर यूनाइटेड से महज 4 अंक पीछे। 3 बार के ओलंपिक पदक विजेता और पूर्व 100 मीटर विश्व चैंपियन अमेरिकी स्प्रिंटर टोरी बॉबी का 32 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। बॉबी ने रियो 2016 में 4x100 मीटर रिले में स्वर्ण अपने नाम किया था। साथ ही उन्होंने 100 मीटर रजत और 200 मीटर कांस्य भी जीता था, जबकि टोरी ने अगले वर्ष लंदन में 100 मीटर विश्व चैंपियनशिप व रिले स्वर्ण जीता था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। सेहत की बात में जानते हैं अच्छी नींद के लिए कौन सा योग लाभकारी है। जब नींद अच्छे से ना आए तो हमारा पूरा रूटीन भी बिगड़ जाता है और हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। अनिद्रा की स्थिति यदि है तो ऐसे में योग हमारे लिए बहुत बहुत सहायक हो सकता है। पहली चीज, अपने सोने का समय निर्धारित कीजिए। लेट्स से आपने 10 बजे का समय निर्धारित किया है तो 9:30 बजे से स्क्रीन लेस हो जाइए, चाहे वो टेलीविजन की स्क्रीन है, मोबाइल की स्क्रीन है, कंप्यूटर की स्क्रीन है। 9:30 बजे के बाद कोई स्क्रीन मत यूज कीजिए। कैफीन का प्रयोग, चाय का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिए। 9:30 बजे ये सब बंद करने के बाद आप 10 बजे जब सोएंगे तो सोने से पहले 13 बार प्रणव उच्चारण यानी चैंटिंग ऑफ ओम करेंगे और उसके बाद कमर के बल लेट करके करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। यूं तो लेट करके प्राणायाम का प्रावधान नहीं है, लेकिन सिर्फ इस इंसोम्निया की प्रॉब्लम में ये प्राणायाम लेट करके ही करते हैं। तो इस स्थिति में लेटना और अपने कानों को बंद कर लेना, ये बिस्तर पर लेट करके ही आप करेंगे, बिकॉज इट शुड बी द लास्ट इंप्रेशन ऑन योर ब्रेन। कानों को बंद करना, नाक से पूरा सांस लेना, नाक से ही छोड़ना, पर सांस छोड़ते समय भ्रमर गुंजन करना यानी भंवरे जैसी आवाज करना। कानों को खोल लेना, हाथों को वापस ले आना। इसको आप कम से कम 13 बार करेंगे, 13 टाइम्स, और फिर यहीं पर सो जाएंगे। ये ध्यान रहे कि जैसा कि हमने कहा दैट दिस शुड बी द लास्ट इंप्रेशन ऑन योर ब्रेन। इसके बाद वैसे तो आपको नींद आ ही जाएगी, पर अगर ना आए तो कोई भी एक मंत्र ले लीजिए, गायत्री मंत्र ले लीजिए, या जिस भी धर्म, जिस भी संस्कृति, जिस भी परंपरा से आप हैं उसका कोई मंत्र ले लीजिए और मानसिक रूप से उसका जाप करते रहिए। जाप बहुत सुगम तरीका है ध्यान का। अगर आप ऐसा करेंगे आपको बेहतर तरीके से नींद आएगी, आप स्वस्थ रहेंगे। और नियमित रूप से योगाभ्यास जरूर करें यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। राज्य के जनजातियों का संगीत से गहरा लगाव रहा है। कुछ खास ऐसे जनजाति हैं जो न सिर्फ बांसुरी बजाने में निपुण हैं, बल्कि उनका पुश्तैनी पेशा ही बांसुरी का निर्माण करना है। प्रकृति का संगीत से और संगीत का वाद्य यंत्रों से गहरा नाता है। वहीं बात वाद्य यंत्रों की हो और चर्चा बांसुरी की नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बांसुरी उन वाद्य यंत्रों में से एक है जिसे सभ्यता के विकास के दौर में मानव ने सबसे पहले बनाना और बजाना सीखा था। यही कारण है कि इसे बनाने में प्राकृतिक पहाड़ी बांसों का प्रयोग होता ही है। इसे बनाने की प्रक्रिया भी सरल और साधारण है। पहाड़ी बांस है, हम लोग पहाड़ से काट के लाते हैं, ला के इसको छांव में सुखाते हैं। छांव में सुखा के इसको पॉलिश करते हैं, पॉलिश करके इसको उसके बाद होल करके है ना उसको और बेंडिंग करते हैं, बांध देते हैं ऊपर से ताकि इसको ना फटे। भगवान श्री कृष्ण की निराली छवि भी बांसुरी के बिना अधूरी है। इसलिए सबसे पहले बांसुरी कब बनी और इसे किसने बजाया, इस सवाल का जवाब शायद ही कोई दे पाए। बहरहाल बांसुरी बनाने की यह कला निहायत ही पुश्तैनी है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत के रूप में मिलता रहा है। ये हम लोग जो हम लोग का पूर्वज है, हमारा दादू है, उसका दादू जो पहले से बनाते आ रहा है और बजाते हुए आ रहा है, तो हम भी मेरे दादू से ही सीखे हैं, है ना। वो पहले बैल सब चराता था, ये पहाड़ से बांस ला के बनाता था, उसको हम देखते थे। तो मेरा भी बचपन से ही बांसुरी का बहुत रुझान था।
बांसुरी निर्माण से जुड़े कलाकारों को इससे कोई निश्चित आमदनी तो नहीं होती, लेकिन उनकी माने तो वे इसे बाप दादा को बनाते और बेचते देखकर बड़े हुए हैं और अगली पीढ़ी को भी इसे जानने का अवसर मिले, इनकी बस यही कोशिश है। यानी सर इधर तो हम लोग को डेली तो कारोबार नहीं हो पा रहा है, मतलब बना के रेडी रखते हैं, जहाँ मेला उला में ले जाते हैं वहाँ 2-5 रुपया कमाई होता है, इसी से हम लोग का रोजी रोटी तो समय के साथ बांसुरी के कई नए और धातु वाले आधुनिक रूप बाजार में आ गए हैं। तकनीक के विकास के साथ जिनका निर्माण मशीनों से भी होने लगा है, लेकिन फिर भी प्राकृतिक बांसों के हाथों से बने इन बांसुरियों का कोई जोड़ नहीं है। जरूरत है इसे और इसे बनाने वाले हाथों को संरक्षण देने की। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की उजाला योजना ने अपनी सफलता के 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 1 मई 2015 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना से एक ओर जहां ऊर्जा की भारी बचत होने लगी है, वहीं रोजगार के नए द्वार भी खुल गए हैं। देखते हैं यह खास रिपोर्ट। देश में ऊर्जा की खपत को कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री उजाला योजना से रोजगार के नए नए अवसर भी खुले हैं। रांची में महिलाओं के एक समूह ने भी इसे अवसर के रूप में लेते हुए एलईडी बल्ब के निर्माण का व्यवसाय शुरू किया और आज वे सफलता की बुलंदी पर हैं। पुराना बल्ब फट गया है, नया बल्ब से हम लोग का काम हम सब लोग मिलजुल के, मैडम हम लोग को साथ देती है, हम लोग सब लोग मिलकर करते हैं। एलईडी बल्ब बनाने के लिए रॉ मटेरियल बाहर से मंगाकर उसे ये महिलाएं असेंबल करती हैं, जिसके बाद यह बाजार में पहुंचता है। खास बात यह है कि कोविड की आपदा के दौरान भी न ही इनका व्यवसाय रुका और न ही इन्हें पैसों की कोई तंगी हुई। इस व्यवसाय को अपनाकर आज ये बेहद खुश हैं। कोरोना काल में भी हम लोग का काम बंद नहीं हुआ था, काम चल रहा था। मैम हम लोग का साथ दे रही थी, सहयोग कर रही थी। इस व्यवसाय से आज प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 50 से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। महिलाओं के लिए यह आमदनी का बेहतरीन जरिया तो है ही, खाली वक्त गुजारने का एक बढ़िया विकल्प भी है। बहुत फायदा हुआ है। घर में बैठे बैठे बोर होते थे, कुछ काम था नहीं, तो इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। जब भाभी के पास आए तो भाभी को काम भी बल्ब का बहुत फायदा होता है, कुछ पैसे भी आ जाते हैं, काम भी हो जाता है, टाइम वेस्ट भी नहीं होता है फालतू। बनाने का प्रोसेस ये है कि रॉ मटेरियल्स जो है सबके पार्ट्स अलग अलग होते हैं, उनको हम लोग बाहर से मंगवाते हैं और यहाँ असेंबल करते हैं। उजाला योजना के 8 वर्षों के सफर की सबसे खास बात यह रही कि ऊर्जा की बचत को लेकर लोगों की मानसिकता में एक बड़ा बदलाव देखा गया। पुराने परंपरागत तरीकों को छोड़कर लोगों ने कम ऊर्जा भार वाले विकल्पों को तलाशना शुरू किया। रांची का यह महिला समूह महज एक बानगी है। देश भर में इस योजना ने ऐसे कई लघु उद्योगों को जन्म दिया, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार कर चुके हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। हमारे पदम में आज हम बात करेंगे पद्मश्री डॉक्टर राधाचरण गुप्ता के बारे में। आर्यभट्ट से लेकर रामानुज तक महान गणितज्ञों की कर्मभूमि भारत में झांसी के डॉक्टर राधाचरण गुप्ता एक ऐसे गणितज्ञ हैं जिन्होंने भारतीय गणितीय इतिहास और वैदिक साहित्य में छिपे उन गणित के रहस्यों को उजागर किया जो भुला दिए गए। विशेषकर त्रिकोणमिति में उनका योगदान अमूल्य है। 87 वर्षीय डॉक्टर राधाचरण गुप्त के नाम 500 से अधिक शोध पत्र और सैकड़ों किताबें हैं। वे इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के पहले प्रतिनिधि रहे। गणित से प्रेम की जो कहानी भारत की आजादी से पहले शुरू हुई, वो झांसी से शुरू होकर लखनऊ तक पहुंची और विश्व स्तर पर भी उसने अपनी छाप छोड़ी। 1957 में जो हमने एमएससी किया तो एमएससी में टॉप किया था, जिसकी वजह से हमको वहाँ एक गोल्ड मेडल मिलता है, इसको देवी सहाय मिश्रा गोल्ड मेडल कहते हैं। जैसे ही हमने पीएचडी की, हमारा पीएचडी वर्क देख के या हमारे छपे हुए शोध पत्र देख के और कई कारणों से हमको जो वो कमीशन था उसके जो चेयरमैन थे उनने हमें भारत का प्रतिनिधि उस कमीशन में नियुक्त कर दिया।